ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज आप लोग के लिए मैं साइंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चंस है आप लोग के। तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन साइंस के। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना देना, मैं आपको रिलेटेड क्वेश्चन इसके डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपके पास दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था बेटा, इसका डी ऑप्शन सही है। एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। अगर हम ऑप्शन से डिस्कस करें तो क्लोरीन का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जो क्लोरीन गैस, इसका प्रयोग बेटा पानी में हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए यूज करते हैं। पानी में हानिकारक, ठीक है, हानिकारक, पानी में अगर हानिकारक जीवाणु है उसको मारना है, तो पानी में हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आपने याद रखिएगा क्लोरीन। आपने सुना ना, क्लोरीन टेबलेट का प्रयोग पानी में भी किया जाता है बेटा, पानी में डालते क्लोरीन टेबलेट को पीने के लिए। दूसरा इसमें एक ऑप्शन था जीनोन। जीनोन को मैं बता देता हूँ, ये वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस। अगर पेपर में आया कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, तो जीनोन है, ध्यान दीजिएगा। वैसे वायुमंडल की सबसे भारी गैस जीनोन है, और ओवरऑल अगर देखा जाए जितनी सबसे भारी गैस है तो रेडॉन आती है। सबसे भारी गैस कौन सी है आपकी, रेडॉन है। तीसरा ऑप्शन आर्गन दिया था, इसमें आर्गन गैस के बारे में ऐसे रखिएगा, ये विद्युत बल्ब में भी भरी जाती है। तो रिलेटेड क्वेश्चन ये बने कि एथिलीन गैस का प्रयोग है वो हम काय के लिए यूज करते हैं बेटा, फलों को पकाने के लिए। क्लोरीन गैस का प्रयोग हम करते हैं काय के लिए, पानी को साफ करने के लिए। और आप इसका एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, इसकी खोज की थी, क्लोरीन की खोज की थी शीले ने। किसने की थी, शीले ने। जेनॉन के बारे में मैंने बताया, भारी गैस है। वायुमंडल में सबसे भारी गैस आपकी जेनॉन होती है। और आर्गन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिएगा विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन और आर्गन। इसका राइट आंसर ए था। नाइट्रोजन इसीलिए भरते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो काफी दूर तक फैल ले जाता है प्रकाश को। और दूसरी कौन सी भरी जाती है, आर्गन। पर अगर कभी आपसे पूछे ट्यूब में, ठीक है, किसमें बचा, ट्यूब में, तो इलेक्ट्रिक ट्यूब में जो गैस भरते हैं, पारे के वाष्प भरे जाते हैं। पारे के वाष्प, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक ट्यूब जो आपकी होती है उस पर मरकरी के वेपर भरे जाते हैं। जो आपकी दूसरी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें नाइट्रोजन और आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक ट्यूब में याद रखिएगा कि कौन सी गैस भरते हैं, तो मरकरी के वाष्प और नियॉन भी होती है। ठीक है, अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो होता है, विज्ञापन, विज्ञापन बोर्ड जो होता है, विज्ञापन बोर्ड में जो भरी जाती है गैस होती है नियॉन। विज्ञापन बोर्ड में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, नियॉन। इसको याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञापन बोर्ड में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, नियॉन। और चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट में कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में नियॉन, और बाकी मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक बल्ब उसमें नाइट्रोजन और आर्गन, इलेक्ट्रिक ट्यूब उसमें मरकरी के वाष्प भरे जाते हैं। और अगर एरोप्लेन की टायर की बात करें तो एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। जो आपके बैलून होते बच्चा, गुब्बारे होते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, तो फिलहाल ये गैस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको डिस्कस करा दिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस यूज करते हैं बेटा, हाइड्रोजन। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करता है। हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश ने की थी, आप इसको नोट कर सकते हैं। हीलियम गैस, मैंने अभी भी बताया था, हीलियम गैस का प्रयोग हम क्या करते हैं, बैलून यानी गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का भी जिक्र हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस को जीवन दायिनी गैस कहते हैं। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो लगभग 21% है। चौथा ऑप्शन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था। कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान देना, आग बुझाने के काम भी यूज की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस।
याद कर लेना, इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म भी होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो एक जो आपका टेबल सॉल्ट है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नमक का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड है। इसमें एक ऑप्शन आपके पास NaOH था। NaOH जो होता है बच्चा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कास्टिक सोडा भी इसको कहते हैं। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला NaOH, इसको आप आम भाषा में साबुन भी बोलते हो, ठीक है। इसका जो pH मान है सबसे ज्यादा होता है 14, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना है? 14 है। और इसमें एक ऑप्शन दिया था सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर आप जिक्र करेंगे तो इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। खाने का सोडा, अभी जिक्र कर ही रहा था मैं, खाने का जो सोडा है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका राइट आंसर है बच्चा बी, जो आपने ऊपर जिक्र किया था। इसका फॉर्मूला है और इसको पढ़ते क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड ऑप्शन ए में दिया है। सोडियम क्लोराइड ये रहा आपका नमक। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यहाँ ऑप्शन में दिया है। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3 10H2O, यानी ये है बच्चा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। यानी सोडियम कार्बोनेट अगर आपको कहीं और मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, ऐसा क्यों होता है? देखो आप लोग को भी पता होगा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है कि पहाड़ों पर खाना पकाना मुश्किल होता है, ठीक है। और जैसे आपने और भी सुने होंगे, जैसे कई बार हाइट में जाने से क्या होता है कि नाक से खून निकलता है, ऐसी भी चीज़ होती है। एरोप्लेन वगैरह में फाउंटेन पेन वगैरह नहीं ले जाने देते क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण, जैसे इंक वगैरह ले जाते हैं आप फाउंटेन पेन में तो इंक क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। तो इसीलिए कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब पर क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था। तो ये क्या हो जाता है, हाइट पे जाओगे तो आपका जो दाब है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा समुद्र के तट पे होता है बेटा, समुद्र के तट पर। और होता कितना है? 76 सेंटीमीटर में होता है, 760 mm में होता है। इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो आपके समुद्र के तट पे होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम एक यंत्र यूज करते हैं, बैरोमीटर। कौन सा यूज करते हैं? बैरोमीटर यूज करते हैं। जिस बैरोमीटर में क्या भरा जाता है? पारा भरा जाता है। क्या भरा जाता है? पारा। रिलेटेड क्वेश्चन नोट करिएगा। तो बैरोमीटर क्या भरा जाता है बेटा? पारा। पारा इसीलिए भरते हैं कि पारे की जो डेंसिटी होती है वो पानी से ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये जल्दी जल्दी नहीं उठता, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते भाई मरकरी ही क्यों भरते हैं? क्योंकि मरकरी का जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा होती है, तो ये थोड़ा भारी होता है, जिसकी वजह से बैरोमीटर में इसको भरते हैं, तो जल्दी जल्दी इसका लेवल नहीं उठता। अच्छा, कई बार इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर बैरोमीटर में मरकरी का लेवल अचानक गिर जाए तो क्या होगा? अगर बैरोमीटर में मरकरी का लेवल अचानक गिर जाए तो समझ जाइएगा क्या आएगा? तूफान आएगा। धीरे धीरे गिरे तो समझ जाना वर्षा के संकेत दे रहा है। और अगर आपका मरकरी का लेवल सेम है या उठ रहा है तो समझ जाइएगा आने वाले समय का जो मौसम वो कैसा आपका? साफ है, ठीक है। तो बैरोमीटर के बारे में मैंने डिस्कस करा दिया। और एक क्वेश्चन और बनाना है। तो बैरोमीटर की जो खोज है वो ई टॉर्सैली ने की थी। अगर आप एक क्वेश्चन और बनाना चाहते हैं तो इसका एक और क्वेश्चन भी बन जाएगा। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ए टॉर्सैली ने की थी। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि वायुमंडलीय दाब के बारे में क्या क्या था। अच्छा, एक और बनाइएगा। वायुमंडलीय दाब के यूनिट, अगर यूनिट की बात करें तो बार होते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के यूनिट क्या होते हैं? बार होते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं। और दाब के यूनिट आपको पता पास्कल भी होते हैं। दाब के यूनिट क्या होते हैं बेटा? पास्कल भी होते हैं, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे था, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, ठीक है।
तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड बोलते हैं इसको। दूसरा है दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.5 होता है, यानी जो दूध हम पीते हैं वो क्या होता है, एसिडिक होता है बेटा, ठीक है। 7 पीएच मान मैंने आपको पहले भी बोला था, 7 पीएच मान क्या होता है, पानी का होता है। पानी भी वो पानी जो शुद्ध पानी है, जो हम पानी पीते हैं वो बिल्कुल नहीं होता बेटा, उसका पीएच मान 7 नहीं होता। हम जो पानी पीते हैं वो मिनरल वाटर होता है, उसमें मिनरल जुड़े होते हैं। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, उसका पीएच मान कितना होता है आपका, 7 होता है। ये क्वेश्चन आप नोट करेगा, आ सकता है कई बार एग्जाम में। 5.6, यहाँ पे 5.6 पीएच मान अगर बात करें तो जो आपके पास अम्लीय वर्षा होती है, जब पानी का पीएच मान 5.6 या 5.5 से कम चला जाता है तो आपकी जो वर्षा है वो कैसी हो जाती है बेटा, अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, याद करिएगा, अम्लीय वर्षा हो जाती है, ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। तो इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भाई बताइए अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। अम्लीय वर्षा का एक कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपके पास फॉर्मूले है। तो अगर आपसे पूछे अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है तो राइट आंसर रहेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण आपकी अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा कब होती है, जब पानी का पीएच मान 5.6 से लेस हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक रेन बोलते हैं इसको, एसिडिक रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रबड़ की तन्यता को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कि अगर आप रबड़ की तन्यता बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है बेटा, सल्फर मिलाया जाता है, इसको वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार मैंने आपको पहले भी कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस कराया। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है बच्चा, 1928 में बनी थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका, रॉबर्ट हुक ने आपको पता है कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने टीबी का टीका खोजा था। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है, डायनेमो और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था। तो जो डायनेमो है वो किसने बनाया था, माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर है माइकल फैराडे, यानी बी ऑप्शन। अगर हम इसके ऑप्शन डिस्कस करें तो एक ऑप्शन में रुडोल्फ डीजल दिया है, डीजल से पहले ही लग रहा है रुडोल्फ डीजल, इसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल ने किसका किया था, डीजल इंजन का आविष्कार, याद कर लेना, याद भी हो जाएगा, इजी है। जी मार्कोनी ने जो आविष्कार किया था वो क्या था बच्चा, रेडियो का। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी। तो ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन गया आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 14, रडार का पूरा नाम क्या है। तो जो रडार है आपके पास, और रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखिएगा रेडियो, ये डायरेक्शन है, सॉरी ये नहीं है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। रडार, रडार आप लोग को पता होगा, रडार मोस्टली कहाँ होता है कि जहां बाउंड्रियां होती है, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रियां होती है, वहां पर रडार लगे होते हैं। रडार सिस्टम का प्रयोग करते हैं बेटा, जैसे कोई चीज मिसाइल वगैरह आ रही है तो आपको पता है रडार में काफी पहले ही पता चल जाता है कि वही कोई चीज आ रही है आपकी तरफ, तो रडार उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। अगर कभी पूछे रडार में कौन सी तरंगों का यूज होता है, रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रडार में कौन सी तरंगे यूज होती है, रेडियो तरंगे। जबकि सोनार एक और भी होता है, सोनार, सोनार में जो यूज करते हैं बेटा वो करते हैं अपश्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे, सॉरी अपश्रव्य नहीं, पराश्रव्य, अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। पराश्रव्य तरंगे उनका प्रयोग हम सोनार में करते हैं, और जो रडार में है वो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और सोनार आपको पता है जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उसके नीचे लगा होता है, पनडुब्बियों वगैरह की डेप्थ निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम सोनार सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एसी मोटर का आविष्कार किसने किया था। तो एसी मोटर जो बनाया था निकोलस टेस्ला। किसने बनाया था, निकोलस टेस्ला। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर। किसने की थी बेटा, एडवर्ड जेनर।
इसमें डब्ल्यू रंजन का नाम आया, डब्ल्यू रॉन्टेजन। डब्ल्यू रॉन्टेजन होता तो इसकी किसने खोज की थी? एक्सरे की। किसकी खोज थी? एक्सरे की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मोसले, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मोजले ने दिया था। अगर आप एनिशियंट पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, प्राचीन आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये मेंडलीफ ने दिया था। प्राचीन आवर्त सारणी मेंडलीफ की दी हुई है और आधुनिक आवर्त सारणी किसकी है? मोजले की है। इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो एलिमेंट है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार भरे जाते हैं। परमाणु क्रमांक के अनुसार भरे जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। जबकि प्राचीन आवर्त सारणी में क्या भरा जाता है? प्राचीन जो आवर्त सारणी है, प्राचीन आवर्त सारणी में जो एलिमेंट भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं बेटा परमाणु भार के अनुसार। परमाणु भार के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन आवर्त सारणी में एलिमेंट को परमाणु भार के अकॉर्डिंग भरते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में एलिमेंट को परमाणु क्रमांक के अनुसार भरते हैं। इस तरह से इनको नोट भी कर लेना साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भूकंप का पता लगाने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप का पता लगाना हो तो हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। भूकंप का पता लगाना हो तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगर भूकंप आ चुका है, उसकी तीव्रता मापनी है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर अभी कौन सा है आपका? बी ऑप्शन है, सी सॉरी। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अल्टीमीटर, यहाँ एक जिक्र अल्टीमीटर का हुआ है, तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं ऊंचाई को मापने के लिए। अल्टीमीटर किसके लिए करते हैं बेटा? ऊंचाई को मापने के लिए। एमीटर, एमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत को मापने के लिए। करंट को मापना हो तो एमीटर का प्रयोग करते हैं, पर अगर करंट कम हो तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। करंट अगर कम है तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, करंट ज्यादा है तो हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। एक ऑप्शन इसमें डी था। डी में क्या करते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र में मापते हैं? अभी भी डिस्कस कर रहे थे हम, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में देखिए, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर में हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर। समुद्र की गहराई, अगर आपको समुद्र की गहराई मापनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोमीटर की बात हो रही है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, मीटर का मतलब होता है मापना, यानी पानी का घनत्व। पानी का घनत्व मापने के लिए, पानी का घनत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर। और पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है, अगर पेपर में आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? एक और क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे बात हो रही थी हाइड्रोमीटर की, तो पानी का घनत्व मेजर करते हैं। पर अगर यहाँ हाइड्रोमीटर की जगह हाइग्रोमीटर आ गया, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते बेटा आर्द्रता को मापने के लिए, मॉइस्चर को मापने के लिए, ठीक है। तो आपने थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अगर यहाँ पे हाइग्रोमीटर आया तो उस तरह से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हृदय की गति को मापना हो तो हृदय की गति को मापने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप। आप लोगों ने सबने देखा होगा स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर गले में लटका के चले होते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है। ऑप्शन में यहाँ पे एक मैनोमीटर है। मैनोमीटर का अगर जिक्र हुआ है तो गैस दाब मापने के लिए, गैस दाब मापने के लिए, गैस दाब मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मैनोमीटर। पॉलीग्राफ का यहाँ जिक्र हुआ है, झूठ और सच का पता लगाने के लिए। झूठ और सच का पता लगाना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफ का। रैन गॉज का यहाँ जिक्र हुआ है, वर्षा को मापने के लिए, वर्षा को मापने के लिए। तो ये आपके इसके ऑप्शन भी मैंने डिस्कस करा दिया कि कौन सा यंत्र किसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, जूल का एसआई मात्रक किसका है? जूल किसका एसआई मात्रक है? तो जूल जो है आपका ऊष्मा का बच्चा, ठीक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। अगर बल की बात करें तो बल का न्यूटन होता है, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि आपको पता, वैसे तो ध्वनि मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, पर ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं ध्वनि की तीव्रता?
डेसिबल में मापते हैं। ताप, ताप की बात करें तो ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। तो यहाँ पे मैंने आपसे ऑप्शन डिस्कस करा दिए। बल का SI मात्रक क्या है, ऊष्मा का क्या है, ध्वनि का और ताप का क्या है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। लाइट ईयर किसका कंसेप्ट है? तो जो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस मापी जाती है, और डिस्टेंस भी कौन सी? एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होती है, खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है। जैसे यहाँ से मंगल की दूरी, यहाँ से चंद्रमा की दूरी निकालनी है तो हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? लाइट ईयर। और लाइट ईयर का जो न्यूमेरिकल मान होता है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू अगर आपने निकालनी है बच्चा, 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, एक लाइट ईयर का मान होता है। और यहाँ पे एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं, दूरी के सबसे बड़े मात्रक, दूरी के सबसे बड़े मात्रक, तो अगर कभी दूरी के सबसे बड़े मात्रक पूछे जाए तो बेटा पारसेक होते हैं। दूरी के सबसे बड़े मात्रक क्या होते हैं? पारसेक। और एक पारसेक का जो मान होता है, एक पारसेक का मान होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस हो गए कि लाइट ईयर किसके यूनिट होते हैं, तो ये डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। और दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? पारसेक होता है। और एक पारसेक की जो वैल्यू होती है 3.08 10⁻16 मीटर। तो ये आपका कंसेप्ट था लाइट ईयर का। क्वेश्चन नंबर 24, डायोप्टर। डायोप्टर जो यूज करते हैं बेटा, लेंस की क्षमता मापी जाती है इसमें। ठीक है, लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। फ्यूज तार किसकी बनी होती है? तो फ्यूज तार है टिन और लेड की बनी होती है। टिन और लेड, टिन का फॉर्मूला SN होता है और लेड का फॉर्मूला PV होता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी बन सकता है कि भाई फ्यूज तार है और टिन और लेड की ही क्यों बनी होती है, तो आप यहाँ पे एक लॉजिक याद रखिएगा। जो टिन और लेड होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है। अगर थोड़ी सी वोल्टेज ज्यादा आ गई तो ये क्या हो जाता है बेटा? मेल्ट हो जाता है, जिससे कि आपका फ्यूज वायर क्या हो जाती है? जल जाती है। और जब फ्यूज वायर जल जाएगी तो करंट आपका अंदर सर्किट में नहीं आएगा। इसीलिए जो फ्यूज वायर है वो टिन और लेड की ही बनाई जाती है और ऊपर से पतली होती है, ताकि ज्यादा वोल्टेज आने पर ये जल जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है कि टिन और लेड की ही क्यों बनाई जाती है फ्यूज वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने के लिए यूज करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम कच्चा लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मानव के द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो ह्यूमन बीइंग ने जो सबसे पहला बनाया था नायलॉन है। ठीक है, नायलॉन सबसे पहला रेशा बना था। जीवाणु के द्वारा उत्पन्न हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जीवाणु के द्वारा उत्पादित जो हानिकारक पदार्थ है बेटा, वो होते हैं आपको देखो एंटीबायोटिक्स, तो ये हानिकारक नहीं होती, तो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। प्रदूषक नहीं किए जाते प्रोड्यूस बैक्टीरिया से। हार्मोन्स ये हानिकारक नहीं होते, बैक्टीरिया के द्वारा उत्सर्जित जरूर होते हैं। टॉक्सिनस ये आपका राइट आंसर है। ये आपके हानिकारक पदार्थ है जो किसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं? जीवाणु के द्वारा। ईस्ट क्या है? तो ईस्ट एक फंगी है। ठीक है, कवक है। लिख दिया सबने? तो एक और देखिए, भूमिगत खाद्य तना कौन सा है? तो इसमें अदरक है, शकरकंद है, गन्ना है, मूली है। मूली आपका तना नहीं है बच्चा, ये क्या आता है आपके पास? जड़ आता है। गन्ना आपका भूमिगत नहीं है क्योंकि गन्ना आपका ऊपर आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? स्वीट फ्रूट यानी शकरकंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी है? देखिए स्तनधारी, ऐसा स्तनधारी जो अंडे देता है, तो देखो चमगादड़ स्तनधारी है, वो एकमात्र चमगादड़ ऐसा स्तनधारी है जो उड़ता है। वेल भी स्तनधारी सबसे बड़ा क्रिएचर में आता है वेल। और इसमें जो बच्चा अंडे देने वाला वो आपका ये है स्पाइन एंडीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर करिएगा डी है। 32, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों पे एक समान दिखाता है? तो दोनों पे एक समान दिखाता है बेटा जब हमारे पास टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये है फारेनहाइट और सेल्सियस पे ये सेम तापमान दिखाएगा। और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको नोट करिएगा, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है कि किस टेम्परेचर पे सेम तापमान शो होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ऊष्मा का जो सबसे अच्छा सुचालक है इनमें से तांबा है, कॉपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में ही तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों है?
क्योंकि प्रेशर कुकर में बच्चा क्या होता है कि दाब प्रेशर बढ़ने की वजह से जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है, जिससे खाना बहुत जल्दी पक जाता। बी ऑप्शन राइट है। 35 प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमन ने ज्ञात किया था। और लाइट की जो स्पीड होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। यानी सीधा सीधा बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है बेटा। तो अभी तक इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है? लाइट की है। और लाइट की स्पीड अगर पेपर में आए कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? निर्वात में। हालांकि निर्वात में और हवा में न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम मिलती है, ठीक है। निर्वात में भी यही मिलेगी, हवा में भी यही मिलेगी, पर अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया बोल दिया जाए मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, तो आपको राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? वैक्यूम यानी निर्वात, ठीक है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और बनाऊं मैं यहाँ पे कि सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है बेटा? कांच में। ये क्वेश्चन भी साथ में नोट कर लो कि प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? कांच में। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है तो 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश का वेग सबसे कम, ये मैं अभी जिक्र कर ही रहा था आपको, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, कांच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? देखिए अगर बीच में चंद्रमा आ जाता है तो आपको सूर्य ग्रहण लगता है, और अगर पृथ्वी बीच में आ जाए तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, यदि वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होनी थी, और अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा आपको? काला। तो ध्यान देना, आकाश का रंग काला दिखाई देगा अगर आप अंतरिक्ष से देखोगे। और अगर आपसे पूछे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, यानी नीले रंग का बिखराव के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 39, किस रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस लाइट की होती है? तो सब ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है बेटा? रेड लाइट की। आपको मैंने पहले भी बताया है, क्लासेस में बताया है, सारी चीजें डिटेल में समझाइए। यहाँ तो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता, आपको ऑलरेडी क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया। तो इसका जो तरीका होता है विवग्योर, ये होता बच्चा इसका तरीका विवग्योर। तो जो सूर्य के प्रकाश से लाइट जब किसी प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनमें से जो रेड कलर होता है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है और इसकी सबसे कम स्कैटरिंग भी होती है, सबसे कम मुड़ता है बेटा। तो यानी अगर पूछे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी तो आप बोलेंगे रेड की, और अगर बोले सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी तो बोलेंगे वॉयलेट। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्पीड क्या होती है? कम। तो अगर आपसे बोले स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है तो वॉयलेट की, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी? रेड की। तो इस तरह से एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इसके कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि भाई सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय लाल दिखाई देता है, रेडिश दिखाई देता है, इसका रीजन भी यही है, वेवलेंथ ज्यादा होती है। या रेड सिग्नल, जितने भी डेंजरस सिग्नल उनको रेड किया जाता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लाल कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, तो स्कैटर कम होता है, बहुत दूर तक आपको दिखाई देता है रेड कलर, ठीक है। तो इसीलिए डेंजरस सिग्नल जो होते हैं वो आपके रेड बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा स्टील में होती है। इसमें स्टील तो नहीं है, पर स्टील की जगह यहाँ पे क्या लिखा है? टिन है। तो लगभग 5000 मीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड होती है किसकी? साउंड की, वो भी स्टील में। पानी में साउंड की स्पीड लगभग 1514 मीटर पर सेकंड होती है, अगर आपने नोट करना है। बाकी मैंने बताया था कि जो साउंड की स्पीड है बच्चा, साउंड की स्पीड निर्वात में शून्य होती है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। निर्वात में क्या होती है? शून्य होती है, याद रखिएगा। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर साउंड को चलना है तो हमें कोई मीडियम चाहिए होता है, हवा चाहिए, कुछ भी चाहिए, अदरवाइज निर्वात में साउंड नहीं चलती। तो निर्वात में साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, नोट करिएगा। और जो साउंड है आपकी कैसी तरंग है बच्चा? अनुदैर्घ्य तरंग है। ये भी कई बार आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं इनको। इसमें जो पार्टिकल और वेव है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश आपका अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट आपकी ट्रांसवर्स नेचर होती है, साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल नेचर में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, शुष्क वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ड्राई एयर में होता है 330,
और अगर आप हवा में नॉर्मल हवा की बात करें तो 332 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड होती है किसकी, साउंड की। ठीक है, डोपलर इफेक्ट किससे जुड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोपलर इफेक्ट साउंड से जुड़ा टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोपलर इफेक्ट किससे जुड़ा है, साउंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या हुआ है कि वो ध्वनि तरंग जिन्हें मनुष्य आसानी से सुन सकता है, तो जिन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है बेटा उनको बोलते हैं श्रव्य तरंग बोलते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य जिन तरंगों को सुन सकता है उनको श्रव्य तरंगे, अब श्रव्य तरंगे होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या होती है बेटा, कम होती है। और प्राश्रव्य तरंगे वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, ज्यादा होती है, उनको क्या बोलते हैं, प्राश्रव्य तरंगे। इंफ्रासोनिक वेव, ऑडिबल रेंज एंड अल्ट्रासोनिक वेव इनको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद करेगा। तो मनुष्य जो है वो इन तरंगों को सुन सकता है, ऑडिबल रेंज को। इन तरंगों को अगर आपको डिस्कस कराऊं मैं, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकता है, उड़ने के लिए वो इन तरंगों का प्रयोग करता है। ठीक है, मैंने अभी बताया था सोनार में इन तरंगों का प्रयोग करते हैं, गठिया के इलाज के लिए इन तरंगों का प्रयोग करते हैं, ट्यूमर वगैरह का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन के लिए, दूर संचार के लिए भी इन तरंगों का प्रयोग करते हैं। इसकी बात करें तो अपश्रव्य तरंगे, जैसे आपका भूकंप आता है तो भूकंप आने पे कौन सी तरंगे पैदा होती है, तो आपका आंसर रहेगा अपश्रव्य तरंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूध में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने के लिए, तो एक पॉइंट यहाँ रह गया, तो मैंने यहाँ आ गया क्वेश्चन में, तो बताइए दूध में हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए भी बच्चा अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। किस तत्व के सबसे ज्यादा समस्थानिक है, तो सबसे ज्यादा जो समस्थानिक है आइसोटोप्स है वो है पॉलिनियम के। ठीक है, पॉलिनियम के सबसे ज्यादा आइसोटोप होते हैं बेटा, स्टार आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिससे जो इसी एलिमेंट से बने होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 आते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हैं, 3 है, सुना भी होगा आपने नाम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम, जिसमें से ड्यूटेरियम का आपका नाम सुना होगा भारी जल। तो कई बार क्वेश्चन आता भी है कि भारी जल का सूत्र क्या है, तो भारी जल का सूत्र है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं। तो ड्यूटेरियम इसी का ही एक आइसोटोप है, किसका, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक, बाकी इसके 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, नोट करिएगा। परमाणु की खोज किसने की थी, तो परमाणु की खोज की थी बच्चा जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन। मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था, प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज की थी। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, परमाणु बम ये करता न्यूक्लियर फिजन, नहीं सॉरी, परमाणु बम करता फिजन पे, नाभिक या विखंडन पे। परमाणु बम होगा तो नाभिक या विखंडन पे, और हाइड्रोजन बम होगा तो बेटा नाभिक या संलयन पे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम आएगा तो नाभिक या संलयन करके आएगा, अगर परमाणु बम आया तो नाभिक या विखंडन करके आएगा। अगर पूछे सोडियम में कौन सी क्रियाएं होती है, तो नाभिक या संलयन क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बनता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है, यानी बी और सी। इसमें मिसप्रिंट है, एटॉमिक मास जो बनता है बेटा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, तो आपका राइट आंसर ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें गलत करिएगा, इसमें है नहीं ऑप्शन में, यहाँ क्या बनना चाहिए था, बी और सी। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति से किसी संख्या को दर्शाया जाता है, देखो अगर मैं पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट को शो करना है तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या शो करेगा, उसका एटॉमिक नंबर बताएगा। यानी किसी एलिमेंट को अगर हमें एटॉमिक पीरियोडिक टेबल पे शो करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से शो करेंगे। ठीक है, इंद्रधनुष की रचना किस में होती है, तो यानी रेनबो फॉर्मेशन जो होता है ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है बेटा, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं इसको। तो ये आपका स्कैटरिंग है, ये आपका अनयन नहीं है, बूंदों के द्वारा प्रकाश के अवशोषण के कारण ज्वेल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का, ये आपका सही आंसर बनेगा इसमें। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, विक्षेपण भी बोल सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश क्या हो जाता है बेटा, मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। वैसे इसका जो राइट एग्जैक्ट आंसर होता है, रेनबो फॉर्मेशन जो होती है वो प्रकाश के विक्षेपण के कारण होती है, एग्जैक्ट आंसर इसका वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका पेपर सेट बना। तो इस पेपर सेट में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उम्मीद है आप लोग को ये सबको समझ आ गए होंगे। और आपने बाकी क्या करना है, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, मैंने मैन क्वेश्चन जो है इसमें वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। ओके।